नमस्कार दोस्तों, आज के इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही है, हमारे शरीर में सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती है। यह सीरम में की एंटीबॉडीज एंटीजन को बाइंड कर सकती है। एंटीजन पर का वह पॉइंट या वह जगह जहाँ पे एंटीबॉडीज अटैच होती है, उस एंटीजन के पॉइंट को हम इपिटोप कहते हैं। एंटीजन के ऊपर बहुत सारे इपिटोप्स होते हैं। उसी तरह ये सभी इपिटोप्स को अटैच करने के लिए सीरम में भी बहुत सारी एंटीबॉडीज रहती है। मतलब सीरम यह बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग इपिटोप के लिए बनी हुई एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। इस तरह की एंटीबॉडीज जो अलग अलग इपिटोप्स के लिए बनी हुई है, उनको हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। निसंदेह ऐसी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस एंटीजन को लोकलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट की मदद से उसको डिग्रेड करने के लिए, लाइसिस करने के लिए इस तरह की एंटीबॉडीज हमें लगती ही है। परंतु ऐसी एंटीबॉडीज हम किसी रोग के निदान के लिए, चिकित्सा के लिए या रिसर्च के लिए यूज नहीं कर सकती। इसके लिए हमें ऐसी एंटीबॉडीज चाहिए जो केवल एक इपिटोप के लिए ही बनी हो। तो ऐसी एंटीबॉडीज का सोल्यूशन जिसमें केवल एक ही एपिटोप के लिए बनी हुई एंटीबॉडी मौजूद हो, ऐसे एंटीबॉडीज के सोल्यूशन को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी से प्यूरिफाई करने का प्रयत्न करेंगे तो यह बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। परंतु साल 1975 में जॉर्ज कोहलर और सीजर मैरस्टेन ने ऐसी एक तकनीक तैयार की जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं। इस तकनीक की खोज के बाद यह तकनीक इम्यूनोलॉजी की एक महत्वपूर्ण तकनीक बन गई। इसी तकनीक को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो चलो हम जानते हैं कि एक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है। हाइब्रिडोमा तकनीक का मतलब होता है कि ऐसा सेल तैयार करना जिसमें दो अलग अलग सेल की प्रॉपर्टीज आ सके। मतलब जब हम दो अलग अलग प्रकार के सेल एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो उस सेल में वो दोनों भी सेल की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ऐसे सेल को हम हाइब्रिड सेल कहते हैं और इस सेल को बनाने की तकनीक को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यह हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए किस तरह उपयोग में लाई जाती है। यदि हम कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी माइस में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस माइस को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। मतलब जिस किसी एंटीजन के अगेंस्ट हमें वह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहिए, उस एंटीजन का इंजेक्शन हमें उस माइस के पेरिटोनियल कैविटी में या सबक्यूटेनियस स्पेस में देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो माइस इम्यूनाइज हो जाएगा और उस एंटीजन के अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होंगी। अभी ऐसे माइस के स्प्लीन में से हम बी सेल सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि बी सेल ये उनके सेल सरफेस पे रिसेप्टर तैयार करते हैं और उसी सेल सरफेस रिसेप्टर को हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने माइस के स्प्लीन से जो बी सेल लिए हैं उसको हमें म्यूटेट करना पड़ेगा। उस बी सेल में हमें म्यूटेशन इस तरह करना पड़ेगा कि ताकि वह बी सेल एचजीपीआरटी नामक एंजाइम तैयार कर सके और थायमिडीन काइनेज तैयार ना कर सके। एचजीपीआरटी का मतलब होता है हाइपोजेंटाइन ग्वाइनाइन फास्फोराइबोजिल ट्रांसफरेज। इस बी सेल में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, परंतु ये बी सेल इमॉर्टल नहीं है। मतलब कुछ जनरेशन के बाद हम इनको कल्चर नहीं कर सकती। तो कौन से सेल इमॉर्टल होते हैं? माइलोमा सेल या कैंसरस सेल यह इमॉर्टल होते हैं, उनको डेथ नहीं होती है। बहुत सारे जनरेशन के बाद भी उनको हम कल्चर कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने बी सेल में म्यूटेशन किया है, उसी तरह यहाँ पे हमें मायोलोमा सेल्स में भी म्यूटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मायोलोमा सेल में इस तरह म्यूटेशन किया है कि उसमें थायमिडीन काइनेज नाम का एंजाइम तैयार हो, परंतु एचजीपीआरटी तैयार ना हो सके। ये म्यूटेशन क्यों करना है ये तो हम आगे देखेंगे। यह माइलोमा सेल इमॉर्टल है, परंतु उसमें एंटीबॉडीज तैयार करने की कैपेसिटी नहीं है। तो यदि हम इस बी सेल को और माइलोमा सेल को एक दूसरे से अटैच कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, तो तैयार होने वाले सेल में हमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एक तो इमॉर्टल रहेंगे, उनको डेथ नहीं होंगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम उनको कल्चर कर सकेंगे और वह एंटीबॉडीज भी तैयार कर सकेंगे। तो इनको फ्यूज करने के लिए, अटैच करने के लिए दो तरीके अपनाई जाती है। एक तो पीईजी मतलब पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल के सॉल्यूशन में ये दोनों प्रकार के सेल मिक्स किए जाते हैं और इस सॉल्यूशन में वो दोनों प्रकार के सेल मिक्स करने के बाद वो एक दूसरे को फ्यूज हो सकते। अल्टरनेटिवली इन दो सेल को अटैच करने के लिए हम इनएक्टिव सिंडा वायरस का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल में इनएक्टिव सिंडा वायरस के
सॉल्यूशन में इन दो सेल्स को मिक्स कर देंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें से कुछ सेल्स एक दूसरे को फ्यूज होंगे ही नहीं, मतलब बी सेल अनफ्यूज रहेंगे, उसी तरह माइलोमा सेल्स भी अनफ्यूज्ड रहेंगी। पॉसिबिलिटी यह भी है कि दो बी सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी या उसी तरह दो माइलोमा सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी। और पॉसिबिलिटी यह भी है कि बी सेल और माइलोमा सेल ये एक दूसरे को फ्यूज हो सकेंगी। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें हाइब्रिड सेल चाहिए, मतलब क्या, जिसमें माइलोमा सेल और बी सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो। इसके लिए हम हेड सिलेक्शन की तकनीक यूज करते हैं। तो हेड सिलेक्शन क्या होता है? तो हेड सिलेक्शन में हम यहाँ पे जो 5 प्रकार के सेल बने हुए हैं उनको ग्रो करते हैं। इस तकनीक में हम सेल को कल्चर करने के लिए जो मीडिया यूज करते हैं उस मीडिया में 3 कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है हाइपोक्सांथाइन, दूसरा है थायमिडिन और तीसरा है अमाइनोप्टेरिन। किसी भी सेल में डीएनए सिंथेसिस होने के लिए या उसका रेप्लिकेशन होने के लिए 2 प्रकार की पाथवेज रहती है। एक जिसको हम डी नोवा पाथवे कहते हैं और दूसरी जिसको हम साल्वेज पाथवे कहते हैं। साल्वेज पाथवे में जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स है उनको उपयुक्तता में लाके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए तैयार किया जाता है। तो डी नोवा पाथवे में अमीनो एसिड्स, पायरोफॉस्फोराइबोसिल फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को उपयुक्तता में लाके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए तैयार किया जाता है। तो हेड सिलेक्शन में जिस सेल के पास एचजीपीआरटी एंजाइम होगा वह हाइपोक्सांथाइन का यूज करके न्यूक्लिक एसिड में ग्वाइनोसाइन को ऐड कर सकता है, और जिसके पास थायमिडाइलेट काइनेज नाम का एंजाइम होगा वह डीएनए में थायमिन बेस को तैयार कर सकता है। इस मीडिया का अमाइनोप्टेरिन नामक जो कंपोनेंट है वह डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम का इनहिबिटर है। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज यह एंजाइम डी नोवा पाथवे में का एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। इस मीडिया में अमाइनोप्टेरिन रहने के कारण डी नोवा पाथवे ब्लॉक हो जाती है, उससे हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास एक ही पाथवे बची है, वह है साल्वेज पाथवे। तो उस साल्वेज पाथवे के लिए एचजीपीआरटी और थायमिडिन काइनेज यह दोनों भी एंजाइम रहना बहुत ही जरूरी है। इसमें से सेल में कोई एक भी एंजाइम एब्सेंट रहेगा तो साल्वेज पाथवे भी ब्लॉक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बी सेल लिया है वो थायमिडिन काइनेज नाम का एंजाइम तैयार नहीं कर सकता है, इसलिए यह सेल साल्वेज पाथवे से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर सकेगा। और ऑलरेडी हमने डी नोवा पाथवे अमाइनोप्टेरिन से ब्लॉक की है, इसलिए जो फ्यूज्ड बी सेल है या अनफ्यूज्ड बी सेल्स है उनके पास थायमिडिन काइनेज एंजाइम न होने के कारण वह इस हेड मीडिया में ग्रो नहीं हो सकेंगे। उसी तरह हमने जो माइलोमा सेल लिया है उसमें एचजीपीआरटी एंजाइम तैयार नहीं होगा और उसी कारण से उनके अंदर साल्वेज पाथवे से न्यूक्लिक एसिड नहीं तैयार होगा। तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स और फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हेड मीडिया में साल्वेज पाथवे से ग्रो नहीं हो सकेगी। अभी हमने जो हाइब्रिड सेल तैयार किया है उसमें एचजीपीआरटी ये एंजाइम बी सेल से आएगा और थायमिडिन काइनेज यह माइलोमा सेल से आएगा। मतलब यहाँ पे दोनों भी साल्वेज पाथवे में लगने वाले एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण यह सेल हेड मीडिया में साल्वेज पाथवे से ग्रो हो सकता है। परंतु यह सेल जैसे कि हमने मीडिया में अमाइनोप्टेरिन डाल दिया है इसलिए डी नोवा पाथवे से ग्रो नहीं हो सकेगा, उसके लिए केवल साल्वेज पाथवे ही ग्रो होने के लिए अवेलेबल है। तो इस हेड मीडिया में केवल हमें जो हाइब्रिड सेल है वही ग्रो हो जाएंगे और बाकी के सेल्स वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनमें रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको केवल हाइब्रिड सेल ही हेड सिलेक्शन में ग्रो हो गए हैं। अभी ये जो हाइब्रिड सेल है वह हमें जो डिजायर एंटीबॉडीज है वो तैयार कर रहे हैं या दूसरे ही कोई एंटीबॉडीज तैयार कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। उसके लिए हमें उसको स्क्रीन करना पड़ेगा। तो इस स्क्रीनिंग के लिए हम जनरली रिया मतलब रेडियो इम्यूनो असे या इलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे इन तकनीकों का यूज करते हैं। इन तकनीकों में से यदि हमें पता चलेगा कि यह हाइब्रिड सेल हमें जो डिजायर एंटीबॉडीज है वही तैयार कर रहा है तो ऐसे सेल्स को हम कल्चर मीडिया में इनरिच करके बहुत सारी मात्रा में तैयार कर सकते हैं। अभी हमें यह जो हाइब्रिड सेल बने हुए हैं उनमें इमॉर्टेलिटी की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इस सेल्स को एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज तैयार होगी वह किसी पर्टिकुलर एक ही इपिटोप के अगेंस्ट होगी, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार होगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की क्या क्या उपयुक्तता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम किसी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं या उसको हम प्रेगनेंसी टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं या हमारे ब्लड में किसी ड्रग का लेवल कितना है यह जानने के लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम रेडियो इमेजिंग में भी यूज कर सकते हैं। रेडियो इमेजिंग क्या होती है?
रेडियो इमेजिंग में हम रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं और उससे शरीर के अंदर का कोई घटक पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ट्यूमर के एंटीजेंस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रेडियो लेबल कंपाउंड जैसे कि आयोडीन 131 से लेबल करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिस ट्यूमर एंटीजन के स्पेसिफिक है उस ट्यूमर एंटीजन को जाके अटैच होगी और ये एंटीबॉडीज हम इमेजिंग टेक्निक से डिटेक्ट कर सकेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को हम इस तकनीक से अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इम्यूनोटॉक्सिन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्यूनोटॉक्सिन जो रहते हैं उसमें किसी ट्यूमर स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को किसी लीथल टॉक्सिन से हम अटैच करते हैं। यहाँ पे जो हम लीथल टॉक्सिन यूज करते हैं उसमें सिगेला टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, इस तरह के टॉक्सिन रह सकते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। यह टॉक्सिन इतने पोटेंट होते हैं कि इनका सिंगल मॉलिक्यूल पूरे सेल को किल कर सकता है। ये दोनों भी टॉक्सिन्स में दो टाइप के फंक्शनली डिस्टिंक्ट ऐसे पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट्स रहते हैं। एक को हम इनिबिटरी या टॉक्सिन चेन कहते हैं तो दूसरे को हम बाइंडिंग चेन कहते हैं, जो हमारे सेल सरफेस के ऊपर बने हुए रिसेप्टर को अटैच होता है। मतलब जब तक यह पॉलीपेप्टाइड हमारे सेल को अटैच नहीं होगा तब तक वह हमारे लिए हार्मलेस है। तो इम्यूनोटॉक्सिन तैयार करते समय हम टॉक्सिन्स के बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक ट्यूमर के अगेंस्ट हो उससे रिप्लेस करते हैं। तो अब ये अटैच्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स में उस टॉक्सिन को डिलीवर करेगी और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक करके उस ट्यूमर सेल्स को किल करेगी। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और दूसरे बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण रही है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एंजाइम जैसे भी यूज कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यदि एंजाइम जैसे फंक्शन दिखाएगी तो उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम्स किसी एंजाइम की तरह ही रिएक्शन की रेट बढ़ाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यदि ईस्टर हाइड्रोलाइसिस के ट्रांजिशन स्टेट के एनालॉग्स को किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करेंगे तो यह एंटीबॉडीज ईस्टर हाइड्रोलाइसिस की रेट 1000 गुना से बढ़ाती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।